आज जेई में जनवरी अटेम्प्ट 2024 का रिजल्ट आया है और हमारे साथ 3 हमारे धुरंधर बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर इस अटेम्प्ट में आया है। तीनों बच्चों की परसेंटाइल शानदार है। तो आइए इन तीनों बच्चों से बात करते हैं, इन तीनों बच्चों का इस तैयारी में क्या अनुभव रहा, एक एक करके एक एक प्रश्न तीनों बच्चों से पूछते हैं। गुरजोत, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, हम एज अ टीचर अगर मैं देखूं तो मेरा एक अनुभव ये रहा है कि बच्चे आईटी की कोचिंग तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो पढ़ाई अपनी स्कूल की तरह से ही कर रहे होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल के सिलेबस को पढ़ने का तरीका और कोचिंग को पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोचिंग जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पढ़ने का तरीका अपना बदलना होता है। उस बारे में आप क्या बोलना चाहिए? तो इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहला पॉइंट तो ये है कि सबसे पहली बात तो जब भी आप क्लास के अंदर बैठे हों तो मतलब लेक्चर को पूरी तरीके से नोट करें। मतलब जैसे अगर कोई टीचर ने कोई पॉइंट लिखाया है उसके साथ साथ अगर कोई टीचर खास पॉइंट बोल भी रहा है तो उसे भी अपने नोट्स में आप ऐड करें। दूसरी बात ये है कि आप कोई भी टेस्ट मिस ना करें। आपको वो उसका सिलेबस आता है, आपको नहीं आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टेस्ट दें और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी एनालिसिस भी करें। और तीसरी बात ये है कि कभी भी डीमोटिवेट होकर छोड़े ना उसको। मतलब यही कर दिया कि अब मेरा नहीं होगा, मैंने बीच में छोड़ दिया, नहीं, 2 साल लगातार लगे रहना है। यही गुरजोत, हमारा एक क्वेश्चन है, जब आप क्लास में पढ़ाई कर रहे थे तो होमवर्क को लेके जो दिए जाते थे टीचर के थ्रू, वो टीचर पे डिपेंडेंट होना चाहिए बच्चे का, या खुद ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस होमवर्क को कंप्लीट करना चाहिए? टीचर के ऊपर अगर आप ये रहोगे कि टीचर अगर होमवर्क देगा तो ही मैं करूँगा, तो वो आपको हेल्प नहीं करने वाला। जब तक आप खुद नहीं देखोगे कि अगर टीचर ने आज ये कंसेप्ट करा दिया तो मैं उसके 10 क्वेश्चन कर लेता हूँ आज, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आप ऐसा करो कि पूरा चैप्टर हो चुका है और अब मैं एक दिन लगाकर जो है पूरा सॉल्व कर दूंगा, तो उससे हेल्प नहीं होगा। अगर आप रोज़ रोज़ हर कंसेप्ट के 10 क्वेश्चन करोगे तो आपको वो कंसेप्ट रिवाइज ही रहेंगे। अगर एक बच्चे कोई आगे इन फ्यूचर जेई का प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और डेली कितना पढ़ाई करना चाहिए? डेली पढ़ाई का लिमिट तो अगर मैं बोल जाऊँ तो मिनिमम जो है 7 to 8 आवर्स तो आपको एवरेज रखना पड़ेगा। और एंडिंग के टाइम पर जब मतलब आपके फाइनल एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी पास आ जाए तो उस वक्त 10 आवर्स का मिनिमम आपको रखना पड़ेगा, जिसमें से 3 आवर्स आप अपना एक रोज़ का मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है ये बात है कि कभी भी जो है वो डिमोटिवेट नहीं होना है और टीचर की बात में टीचर के साथ कांटेक्ट में रहना है हर वक्त, और पेरेंट्स को हर बात बतानी है, कभी भी किसी से छुपाना नहीं है, और टीचर पेरेंट्स दोनों के साथ हर वक्त कांटेक्ट में रहना है। अविरल, जैसा कि आप देखते हैं जो 10th तक जो सिलेबस हम पढ़ते हैं सिर्फ 10th का ही सिलेबस बोर्ड में आता है, लेकिन जेई की प्रिपरेशन में 11th और 12th एक साथ दोनों से क्वेश्चन आता है। तो ये बताइए, इसमें रिवीजन का कितना रोल होता है जेई के स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए? सर, पहली पॉइंट तो ये है कि जब 11th-12th का सिलेबस बहुत वास्ट है तो इसका ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट करो तो तब रिवीजन शुरू करो। सबसे पहली चीज़ है, जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो 11th में, आपको ये होना चाहिए जो क्लास में पढ़ाया गया उसको आप रोज़ रिवाइज़ करो, चाहे 1 घंटा ही लगाओ, आधा घंटा ही लगाओ, बट एटलीस्ट ये हो कि नेक्स्ट क्लास तक आपको पिछले क्लास का एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया हो कि आप पिकअप कर सको टीचर की बात कौन सी है। और जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो सबसे ज़रूरी है रिवीजन, सबसे ज़रूरी चीज़ है। मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि इस साल और पिछले साल का ट्रेंड चल रहा है, जैसे स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत चीज़ें एनसीईआरटी डायरेक्ट आ रही हैं, तो हमें उसको रोज़ रिवाइज़ करने का ज़रूरी है, क्योंकि वो डायरेक्ट पेपर में आता है। तो अगर आपको आएगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। सोनू, एक आपसे क्वेश्चन है। हम तैयारी भी कर रहे हैं, रेगुलर रिवीजन भी कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें एक फाइनल एग्ज़ाम देना है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग क्या करवा रहे थे कि आप लोग के रेगुलर टेस्ट ले रहे थे। उस टेस्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उस टेस्ट की प्रिपरेशन, यानी कि टेस्ट देने से पहले और देने के बाद मतलब क्या एक स्टूडेंट को करना चाहिए जिससे कि वो अपनी मतलब क्या टेस्ट भी हेल्प कर पाता है कि आप अपना
अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर पाए? सर मेरी जेई प्रिपरेशन में मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो टेस्ट ही लगा, क्योंकि जैसे आपने बोला कि हम टेस्ट से पहले तो सबसे पहले सारे प्रिपेयर करते हैं और हमारी कुछ खुद से एस्पिरेशन भी होती है कि मेरे को इतना स्कोर लाना है। कई बार होता है कि अगर वो नहीं भी लाते तो हमें उससे कभी निराश नहीं होना है। हमेशा टेस्ट को हमेशा एक एनालिसिस की डायरेक्शन में ही देखना है। कभी भी मतलब ये नहीं देखना कि आपके मार्क्स कम आ रहे ज़्यादा आ रहे, गलतियाँ देखो और गलतियों पे काम करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है क्योंकि फाइनली हमने एक जेई मेन का एग्ज़ाम देना है, वो भी एक एग्ज़ाम ही है। और अगर हम हर हफ्ते एक टेस्ट देंगे तो हमें मतलब उसकी फील मिलेगी। और मेरे को लगता है कि मेरी जेई प्रिपरेशन में रेगुलरली मैंने मॉक टेस्ट दिए जिसने मेरा स्कोर बहुत बूस्ट किया। और जब मैं पेपर अटेम्प्ट भी कर रहा था तो मुझे कई बार फील भी हो रहा था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी देखे हैं काफ़ी, तो जिससे जो रिएक्शन टाइम था मेरा उस क्वेश्चन पर वो काफ़ी कम था, तो उसने मेरे को काफ़ी हेल्प की। एक मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है सारे बच्चों से, जब हम तैयारी कर रहे थे, हमने 10th के बाद कोचिंग ज्वाइन करी, तैयारी शुरू करी, तो पूरी तैयारी में कब आप लोग को लगा या कभी लगा भी कि नहीं लगा कि मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा? तो ऐसी कोई मन में दुविधा, कोई डर ऐसा कभी आया? सोम आपसे ही शुरू करते हैं। सर कई बार आता था, जैसे मैंने टेस्ट बोला, टेस्ट ऑलरेडी जैसे पढ़ो जी की जो टेस्ट होता है ऑलरेडी उनका जेई मेन से काफ़ी अच्छा लेवल होता है और एक्चुअल में होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं मैं समझता हूँ उससे अगर ज़्यादा लेवल का हम करेंगे तो उससे जो मतलब जैसे जेई मेन का टेस्ट है वो हमें हमारे लिए थोड़ा सा ईजी लगता है, हमें उतना चैलेंजिंग भी नहीं लगता। और कई बार होता था कि मेरा रैंक बहुत कम आता था तो मैं थोड़ा डिप्रेस हो जाता था। मैं सर को भी कॉल करता था, आपने भी बहुत सारा गाइड किया मेरे को, जिसने मेरे को हेल्प किया। लेकिन कई बार लगता था कि नहीं होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि वही जो रैंक थे जो कम आते थे वही मेरे को पुश किए उन्होंने, उन्हीं की वजह से मेरे को लगता है कि मेरा ज़्यादा हेल्प मिली। अविरल सेम क्वेश्चन आपसे। सर स्टार्टिंग में 11th में तो लगता ही था कि नहीं हो पाएगा, ऐसे थोड़ा स्टार्टिंग में तो टफ लगता ही था, बट जैसे जैसे करते गए टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए। फिर ऐसे कई मोमेंट्स थे 11th-12th में जब टेस्ट मेनली जहाँ नंबर कम आए तो ऐसा लगा कि अब शायद से नहीं हो पाएगा, बट वही टीचर से बात करके उसको क्लैरिफाई करके क्या गलतियाँ हो रही हैं उसको क्लियर किया, फिर अपने आप को वापस खुद से अपलिफ्ट किया कि नहीं इस टेस्ट में नेक्स्ट टेस्ट में बेटर कर सकते हैं। तो वही फिर रेगुलर मॉक्स दे के करता गया ताकि डिमोटिवेट ना हो सकूँ। और एंड में तो ऐसा हो गया कि एक कांस्टेंट स्कोर आता रहा, तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हो जाएगा। गुरजोता। मेरे को अपनी 2 साल की जो प्रिपरेशन है उसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा बार ऐसा नहीं हुआ कि मतलब ऐसा लगा कि डिमोटिवेशन हो रही है कि अब नहीं हो पाएगा। एक पॉइंट ऐसा लगा था कि मतलब 11th के एंडिंग में कि जब 12th ख़त्म होने वाली होगी तो इतना सारा सिलेबस कैसे इकट्ठा करूँगा मैं, तो उस वक्त थोड़ा डर लग रहा था कि जब पुराने बच्चों का रिजल्ट भी आया था उनसे ही पूछा था तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की थी, टीचर्स ने भी काफ़ी हेल्प की थी, लेकिन उस वक्त डर लग रहा था कि इतना सारा सिलेबस एक साथ कैसे होगा। लेकिन जब एंड मोमेंट में आया तो हो गया। उस वक्त भी जब मॉक टेस्ट दे रहा था तो कि कभी कभी किसी 1-2 मॉक टेस्ट में नंबर कम आ जाते थे, इसलिए मिस्टेक्स ज़्यादा होती थी, तो उससे लगता था कि अगर ये फाइनल में भी इसीलिए मिस्टेक ज़्यादा होगी तो फिर परसेंटाइल कम हो जाएगी, तो उसका डर रहता था। लेकिन फाइनल में अच्छा स्कोर आ गया तो अच्छा है, एंड इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। एक और लास्ट क्वेश्चन तीनों बच्चों से। अभी जेई का हमने पेपर दिया और अभी आपका जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनका अभी 22 फेब से पेपर शुरू है और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनका मार्च में, मतलब फरवरी मार्च में हमारे बोर्ड एग्जाम भी है। कई बच्चों के लिए तो ये बोर्ड एग्जाम भी बहुत बड़ा हुआ है। मैं ईमानदार आंसर आपसे चाहता हूँ कि जब आप तो आईटी की तैयारी कर रहे थे तो उस आईटी की तैयारी करने के बाद आपने पेपर भी दे दिया, जेई मेंस का पेपर भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अभी आपको कम से कम 15 से 20 दिन लगातार बोर्ड के 5 पेपर देने। उस पेपर की तैयारी आपने कैसे करी? कुछ अलग तैयारी है और उसका प्रेशर कितना है? इधर तो हमने जो प्रेशर फील किया वो तो है ही है, बोर्ड का प्रेशर है कितना है, उसके बारे में क्या बताएंगे? तो बोर्ड का सबसे पहली बात तो ये है कि जो कॉमन होगा कि मतलब मैक्सिमम बच्चों को फिजिक्स, जैसे अगर कोई जेई का है कोई स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जो है उनमें तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी अगर उन्होंने जेई का प्रॉपरली प्रिपेयर किया है, 2 साल अपनी मेहनत से उसको किया तो आपका बोर्ड का हो जाएगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। अगर बात आती है पीएचई या फिजिकल एजुकेशन या अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस भी रखा हुआ है या और इंग्लिश की, उनके अंदर जो है आपको जैसे आपका जब जेई मेन ख़त्म हो गया तो उसके बाद आपने अपने पेपर के मार्क्स की एनालिसिस की और आपने
कर लिया। उसके बाद जो है कुछ दिन आपको इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पे फोकस करना है और बोर्ड अपना कर देना है और फिर वापस जेई मेन और जेई एडवांस पे वापस लग जाना है। तो बोर्ड पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोर्ड पे 99% परसेंटेज लेके या 96% लेके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ 75% का एक एलिजिबिलिटी पास करना है, तो बस। मुझ पे स्टार्टिंग में थोड़ा लगता था कि बोर्ड है, बट जैसे ही साथ में मैं जैसे यहाँ से जेई की प्रिपरेशन करता रहा और साथ में मैंने स्कूल के प्री बोर्ड दिए और उसमें नंबर अच्छा है, तो फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं थी कि बोर्ड की, और बोर्ड की कोई टेंशन नहीं है। अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो जेई प्रिपरेशन अगर अच्छे से किया तो हो जाएगा। बस एक इंग्लिश और पीएचई है, उसके लिए आपको लास्ट के कुछ दिन बचाने होते हैं जिसमें आपको वो पढ़ना होता है। रेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपने जेई की प्रिपरेशन अच्छे से किया तो बोर्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसा अविरल ने भी बोला कि आईआईटी की प्रिपरेशन के बाद मतलब बोर्ड की टेंशन तो बिल्कुल होती ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम पीएचई और इंग्लिश जो हम बहुत जल्दी प्रिपेयर करते हैं। और क्योंकि हमारे क्लास नोट्स में ऑलरेडी जेई एडवांस लेवल तक का कंटेंट अवेलेबल होता है, तो मुझे लगता नहीं कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन में हमें अपार्ट फ्रॉम थोड़ा सा राइटिंग का कुछ 1-2 क्वेश्चन अगर हम खुद लिखने की प्रैक्टिस कर लें, उसके अलावा कुछ अलावा करने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा लगता है कि केवल हम 75% जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वही ला पाएंगे? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमने अगर जेई मेंस की तैयारी की है तो ऑलरेडी हम बहुत पहले से स्कूल एग्जाम्स तो लिखते ही आए हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा उतना चैलेंजिंग तो होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी अच्छी परसेंटेज उसमें भी लाएंगे। अविरल, हमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है। जब आप एग्ज़ाम लिख रहे थे तो आपको कभी ये फील हुआ जो 3 आवर टाइम जो है वो कम है, अगर ज़्यादा होता तो हमारा स्कोर और भी अच्छा होता, या टाइम मैनेजमेंट में आपको कोई समस्या है? पर्सनली मेरे को नहीं आई टाइम मैनेजमेंट। मेरा पेपर आधे घंटे पहले तक ऐसा हो चुका था कि मेरा मैक्सिमम जो मैंने किया था वो हो गया था मेरा। लास्ट के आधे घंटे में मैं सिर्फ क्वेश्चन सर्च कर रहा था कि कौन से मैं ऐसे जिससे मैं अपना स्कोर बढ़ा सकूँ। कभी आपको टेस्ट सीरीज में ऐसा फील हुआ जो हमसे 3 आवर के ड्यूरेशन में सारे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं? जैसे कि जब पड़ोजी के टेस्ट थे उनका लेवल अच्छा होता था तो हर सब्जेक्ट में टाइम लगता था, तो उसमें लगता था। बट मॉक्स जब से मैंने मॉक्स दिए उसमें लगा कि नहीं, टाइम इंटरवल में हो जाएगा। आप लोग एक मेरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जैसे सभी लोग कहते हैं कि जब जेई के हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें मैथ ना बहुत ज़्यादा टफ होता है, और इस बार जैसे बहुत सारे बच्चों का रिव्यू भी है कि मैथ टफ था, टफ नहीं मतलब लेंदी बोलेंगे, तो वाकई ऐसा था कि मतलब जो लोग प्रिपेयर कम करते हैं उनको ऐसा लगता है, मतलब क्या है एक्चुअल में क्या है? सर ऑनेस्टली मेरे को जो मेरी शिफ्ट का पेपर था वो ऐसा था कि क्वेश्चन देखने में मुश्किल था, बट अगर थोड़ा सा आप अटेंटिव होकर उसको करोगे तो वो हो जाएगा। थोड़ा सा तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही थे जो मैंने लाइक आंसर पुट करके मैथ में थोड़ा रहता है, वो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी थे। तो मुझे लगता है कि जैसे ओवरऑल मैथ बच्चों को परेशान करता है फिजिक्स केमिस्ट्री कंपैरिजन में। जैसे इस साल का पेपर था उसमें तो ऐसा ही था कि मैथ में मैक्सिमम टाइम मिल गया था करने को, तो मैं मैक्सिमम कर पाया था। बट मेरा यही था, मेरे साथ पर्सनली मैथ में एक दिक्कत हुई कि जो लाइक न्यूमेरिकल के सबसे 3 खतरनाक दिखने वाले क्वेश्चन थे वो मेरी शिफ्ट में से 1, 2, 3 आ गए। तो मैं फिर उनको देख के मेरे एग्जाम प्रेशर आ गया, तो मैंने न्यूमेरिकल 1 भी नहीं किया मैथ का। आप सोम बताएं इसमें थोड़ा सा। सर मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर हम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मॉक टेस्ट और मतलब जो भी हमारे जैसे पड़ोजी में जितने भी टेस्ट हो रहे थे, अगर हम वो अच्छे से अटैम्प्ट करें तो मतलब उसी से मिलते जुलते हमें क्वेश्चंस मिलते हैं और जो रिएक्शन टाइम हमारा कम होता है। तो जैसे अविरल ने भी बोला कि अटेंटिव रहना, क्योंकि कई बार होता है कि हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर लेते हैं, अगर हम वो ना करें तो हमें टाइम, मेरे को नहीं लगता कि मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा और हम डिसेंट क्वेश्चन कर सकते हैं मैथ्स में भी। कि मैं जैसे ओवरऑल रिजल्ट मैं भी देख रहा था, मैंने ओवरऑल पूरे इंडिया का रिजल्ट भी बड़ा जो देखा तो उसमें मैंने यही पाया कि किसी भी बच्चे के मैथ में 100% आए, बहुत रेशियो कम है। तो यही मुझे लगता है शायद बड़ी वजह रही होगी कि कम टाइम बच रहा है उसको सॉल्व करने का, लेंथीनेस सही है ना। तो हम जैसे आपने देखा होगा जो बच्चे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जैसे क्लास में शुरू होता है तो वहाँ पर बच्चे सोचता है चलो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को हम थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बाद में पढ़ लेंगे, क्या इससे उसका सब्जेक्ट बैलेंस हो पाता है? मैं बोलूँगा ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि इनऑर्गेनिक और मतलब केमिस्ट्री तो हमें बोलते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और क्यों हम मतलब जब कोई हमें फ्री फंड के नंबर मिल रहे हैं तो हम क्यों ऐसा करें कि हम वो ना पढ़ें,
क्योंकि कंपैरेटिवली मैथ और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो केमिस्ट्री के डायरेक्ट नोट्स से होते हैं या डायरेक्ट, और वो भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से ही आते हैं। फिजिकल से मोस्टली जो होते हैं हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो उसमें शायद कैलकुलेशन लगती है, बट ऑन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ना बढ़ के जाना फिर एक बड़ी मिस्टेक होगी। सेम क्वेश्चन है अपना। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि फिजिकल तो सिर्फ न्यूमेरिकल में आती है, तो मोस्टली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को इग्नोर करना तो ब्लेंडर ही होगा, जैसे सोहम ने कहा, क्योंकि इतना NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, अगर आएगा, अगर याद होगा तभी होगा, तो वो तो अच्छे से करना ही चाहिए उसको। जैसे हमारे सर ने हमें कॉन्स्टेंटली उसकी रिवीजन कराई, हर दिन एक पेज 2 पेज दिए, जैसे P ब्लॉक के, उसका टेस्ट लिया रोज़, जिससे हमें वो अच्छे से याद हुआ, उसका एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। गुरजोत, सेम क्वेश्चन आपके लिए। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मतलब छोड़ना तो बहुत गलत बात होगी अगर आप उसको सोचोगे कि मैं एंड में कर दूंगा, अभी मैं बाकी सब्जेक्ट से फोकस कर लेता हूँ, मैथ से फोकस कर लेता हूँ। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबसे स्कोरिंग पार्ट है पूरे, मतलब अब तो फिजिक्स वैसे आसान आता है, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री में देखोगे तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक काफ़ी स्कोरिंग होता है। तो एक और बात यह है कि इनऑर्गेनिक जो है वो आपको पहले से ही शुरू कर देना होता है। जैसे मतलब ऑर्गेनिक जो आपकी क्लासेस में जैसे शुरू हो जाता है, जैसे हमारे क्लास में ये था कि आपको इनऑर्गेनिक खुद भी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए NCERT से। और इनऑर्गेनिक में NCERT के हर चैप्टर को आपको मिनिमम 3 या 4 बार उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट एक लाइन में से उठा के डाल देंगे और फिर आप बोलो कि हमने पढ़ा ही नहीं हुआ था ये, तो वो आपको उसको थॉरो रीडिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। सिर्फ इनऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक में भी थॉरो रीडिंग काफ़ी करना ज़रूरी है NCERT की। क्या NCERT के क्वेश्चंस जो है वो JEE के लिए हेल्पफुल हुआ आपको या नहीं हुआ? NCERT के जो इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब उनमें मेन जो उसमें होता है वो कन्वर्जन बेस्ड होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, तो वो तो मतलब क्या कहते हैं JEE मेन में ऑप्शन बेस्ड आता है तो उतना नहीं पूछ पाते, लेकिन फिर भी जो ऑर्गेनिक है उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है NCERT में, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व किया था। और इनऑर्गेनिक में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो NCERT को सॉल्व करना भी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू।